भैया के लकड़ बग्गू और पापा के पेड़े को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये एक नया चैप्टर है, हमारे एक नई यूनिट की शुरुआत है ना जी। ये आपका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो मतलब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल वाले यूनिट की शुरुआत है ना जी। इसके बाद चैप्टर रहेगा एनाटॉमी, है ना जी। ये कुछ 5 लेक्चर का चैप्टर रहेगा पूरा, 5 या 6 लेक्चर बनेंगे इसके पूरे, है ना जी, मॉर्फोलॉजी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्फोलॉजी के इस लेक्चर को। तो व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी शब्द के अपन पहले अर्थ समझते हैं। मॉर्फोलॉजी शब्द का अर्थ है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी किसी भी इंसान के, प्राणी के, जानवर के, प्लांट के, एनिमल के, छोटे छोटे जीव जंतुओं के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, यानी जो बाहरी स्वरूप है उसका, बाहरी उसके जो स्ट्रक्चर है, उसकी बाहरी बनावट के अभ्यास को, उसकी स्टडी को अपन मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दैट इज मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी, है ना जी। तो याद रखिए भैया, मॉर्फोलॉजी अगर आपको कोई कहे कि किसी चीज की मॉर्फोलॉजी करना, यानी उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, है ना जी। मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ी जाती है? बेसिक रीजन बनता है मॉर्फोलॉजी क्यों पढ़ी जाती है। उसके दो कारण हैं, एक तो क्लासिफिकेशन करने के लिए और एक आपके इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए और इकोनॉमिकल पर्पसेस के लिए। जैसे कि क्लासिफिकेशन करना, यानी आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करके किया जाता है कि भैया गिवन स्ट्रक्चर की जो रूट है वो टैप रूट है या फाइब्रस रूट है या स्टिल्ट रूट है या प्रॉप रूट है। गिवन स्ट्रक्चर के फ्लावर्स की आपके वो कितनी है, गिवन स्ट्रक्चर आपके पानी में रहने वाले आपके मैंग्रोव्स है या लैंड पे रहने वाले ट्रीज है ना। वैसे उस तरह से उसकी हर्ब शर्ब ये सब उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए अपने को उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके इसको अपन परफेक्टली क्लासिफाई कर सकते हैं। इसलिए अपन क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने मॉर्फोलॉजी की मदद से, क्लासिफिकेशन करते हैं मॉर्फोलॉजी की मदद से, है ना जी। मॉर्फोलॉजी की पढ़ाई इसलिए की जाती है क्योंकि अपने को उस प्लांट को क्लासिफाई करना रहता है। इसके बाद दूसरा इकोनॉमिकल पर्पसेस। इकोनॉमिकल पर्पसेस जैसे कि भैया अपन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से बता सकते हैं भाई इसके पत्तों का क्या काम, इसके बार्क का क्या काम, बार्क में से बार्क के ऊपर जो फूल उगते हैं उनका क्या काम, फूलों में के सीड्स का क्या काम, उसके बनने वाले फ्रूट का क्या काम, ये सब चीजें जो है, फ्रूट के अंदर की सीड का क्या काम, तो ये सब जो है अपने को उससे अपन इकोनॉमिकली अपने आप को क्या फायदा दिला सकते हैं, ये सब अपन मॉर्फोलॉजी जब पढ़ी जाती है तब इसके फायदे पता चलते हैं। जैसे कि समझो एक आम का झाड़ है, आम के पत्तों से आप बंधनवार बना सकते हैं, आम के पत्तों से आप बहुत कुछ आजकल नया नया चीजें बनती है, डेकोरेटिव बना सकते हैं आइटम, आम से आप आम का पन्ना बना सकते हैं, आम की लकड़ियों के फर्नीचर बनता है ना जी। आम की लकड़ियां जलाने में काम आती है ना जी। तो इसके वजह से अपने को अपन ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के अपन इसके इकोनॉमिकल पर्पसेस को जान पा रहे हैं। तो अपन ने मॉर्फोलॉजी को स्टडी क्यों करते हैं अपन? फॉर क्लासिफिकेशन एंड फॉर इकोनॉमिकल पर्पसेस। देयरफॉर मॉर्फोलॉजी इज स्टडीड फॉर क्लासिफिकेशन एंड इकोनॉमिकल पर्पसेस। प्लांट के दो हिस्से रहते हैं, प्लांट के दो हिस्से रहते हैं। एक तो जो उसका वेजिटेटिव हिस्सा रहेगा, यानी जो उसकी ग्रोथ कराएगा, और एक हिस्सा जो उसकी रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। एक हिस्सा जो उसकी ग्रोथ कराएगा और एक हिस्सा जो उसकी रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। तो प्लांट के दो हिस्से कौन से हुए? एक होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट और एक उसका होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्लांट के दो हिस्से कौन से हुए? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव में कौन कौन आते हैं? स्टेम, रूट्स और लीव्स। स्टेम, रूट्स और लीव्स, इन सभी का किसी भी तरह से कोई भी रिप्रोडक्शन में कोई हाथ नहीं है। ये किसी भी तरह से रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते। लेकिन अगर अपन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की देखें तो सबसे पहले आता है फ्लावर, फिर फ्रूट और उसके अंदर सीड। फ्लावर, फ्रूट और सीड, है ना जी। फ्लावर, फ्रूट और सीड जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट रहते हैं प्लांट के, वेराज वेजिटेटिव प्लांट जो रहते हैं स्टेम, लीव्स एंड रूट रहते हैं, है ना जी। कोई रॉकेट साइंस जैसा एकदम बहुत ही सिंपल सी बात थी। प्लांट के यही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के आपके लोकेशन के बेसिस पे इसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक उसका एरियल पार्ट रहता है और एक उसका अंडरग्राउंड पार्ट रहता है। अंडरग्राउंड पार्ट कौन सा? जो जमीन के नीचे रहता है, मिट्टी में रहता है, जो अपने को दिखता नहीं है। लेकिन एरियल पार्ट कौन सा? जो ऊपर रहता है, हवा में रहता है, जो अपने को अपने आईज से दिखता है, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। लेकिन अंडरग्राउंड में कौन से रहते हैं? आपके सिर्फ रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर, फ्रूट, और आपके अंडरग्राउंड में सिर्फ रूट, है ना जी। तो प्लांट के दो हिस्से रहते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव स्टेम, लीव्स और आपके रूट, और रिप्रोडक्टिव फ्रूट, फ्लावर, सीड। और आपके उसी उनके लोकेशन के बेसिस पे प्लांट के और दो हिस्से, एरियल और अंडरग्राउंड। प्लांट के एरियल हिस्सा जो रहता है वो आपके उसके अंदर आते हैं स्टेम, लीव, फ्रूट और फ्लावर, और आपके अंडरग्राउंड हिस्से में आते हैं सिर्फ और सिर्फ रूट।
तो आई होप मैं आपको ये पॉइंट समझा पाया हूँ। तो सबसे पहले अपन स्टेम, रूट, लीव्स इन सब के बारे में देखेंगे, फिर फ्रूट, फ्लावर और सीड के बारे में देखेंगे। तो सीक्वेंस वाइज किस तरीके से देखने वाले हैं अपन, सबसे पहले रूट, फिर स्टेम, फिर लीव्स, फिर उसके बाद फ्लावर, फिर फ्रूट और फिर सीड। इस तरह से अपन इस सीक्वेंस में अपन देखने वाले हैं, जिसके लिए अपने को 6-7 लेक्चर लगेंगे। तो चलिए इस सफर की आज से शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं रूट्स के बारे में देखते हैं कि रूट्स किस तरह की चीज होती है, रूट्स में क्या क्या टाइप्स होते हैं और रूट्स के मॉडिफिकेशन किस तरह से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं रूट्स के बारे में। रूट अपना कैसे रहता है, रूट जो होता है एक वेजिटेटिव पार्ट रहता है जो अपने अंडरग्राउंड पार्ट में आता है, मतलब प्लांट का ऐसा वेजिटेटिव पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है। ये जो होता है रेडिकल से डेवलप्ड होता है, रेडिकल से डेवलप्ड होता है रूट, है ना। ये रेडिकल से डेवलप्ड होता है, यानी जो सीड का जो एक दो पार्ट रहते हैं, प्यूम्यूल और रेडिकल। तो जो छोटा सीड रहता है जो अंकुरित होता है उसके दो पार्ट, प्यूम्यूल और रेडिकल, तो वो रेडिकल वाले हिस्से से ये आगे चल के डेवलप होता है ना जी। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रहता है और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक रहता है। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक, इन दो टर्म्स का क्या मतलब है, इन दो टर्म्स का मतलब ये है कि ये मिट्टी की तरफ एफिनेटेड है, ये पानी की तरफ इसकी एफिनेशन है, इसका झुकाव जो है मिट्टी की तरफ है, पानी की तरफ है। जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक यानी जिसका पानी की तरफ या मिट्टी की तरफ झुकाव हो। तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक है, ये पानी की तरफ ही जाएगा, आपकी मिट्टी की तरफ ही जाएगा। इसको ये जो रहता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक रहता है, ये जो होता है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक रहता है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक रहता है, यानी ये सूरज की रोशनियों से दूर जाएगा, सूरज की रोशनी से दूर जाएगा। अगर समझिए ये आपका सन है और ये आपकी मिट्टी है, ये आपकी मिट्टी है, तो आपका रूट जो, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी का सोर्स है, यहाँ ऐसी पूरी मिट्टी है ना, और ये जमीन है। तो ये रूट जो है, ये रूट इस पानी के सोर्स की तरफ जाएगा, ये रूट जो है इस पानी के सोर्स की तरफ जाएगा, ये रूट जो है मिट्टी में और धंसता जाएगा तो मिट्टी की तरफ जाएगा। लेकिन ये रूट जो है ये सन से दूर जा रहा है, ये सन से दूर जा रहा है लेकिन पानी और मिट्टी की तरफ आ रहा है। इसलिए कह सकते हैं अपन कि ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक है, पर नेगेटिवली आपका फोटोट्रॉपिक है। ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, अपन इसको इस तरह से कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूट सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो रूट सिस्टम के 3 प्रकार रहते हैं, रूट सिस्टम के 3 प्रकार रहते हैं, एक टैप रूट सिस्टम, एक फाइब्रस रूट सिस्टम और एक एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो टैप रूट सिस्टम जो होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। टैप रूट सिस्टम जो होता है रेडिकल से डेवलप होने वाला सिस्टम है, सबसे प्राइमरी फॉर्म ऑफ सिस्टम है ये रूट सिस्टम्स में का। जो प्राइमरी रूट रहती है जिसमें से ये रूट जो सबसे पहले बनती है पैदाइश के टाइम से, वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ, वो प्रेजेंट रहती है पूरी जिंदगी भर उस प्लांट के, वो कहीं भी डिसअपियर नहीं होती है प्राइमरी रूट। सेकेंडरी रूट जो होते हैं डेवलप्स ऑब्लिकली, सेकेंडरी रूट जो होती है वो ऑब्लिकली डेवलप करती है। कैसे करती है, कुछ इस तरह से करती है, समझो अगर ये प्लांट मेरा यहाँ पे ऐसा है, तो ये जो मेरी ये जो प्राइमरी रूट रहेगी, ये प्राइमरी रूट रहेगी मेरी, ये प्राइमरी रूट से इस तरह से सेकेंडरी रूट ऑब्लिकली डेवलप हो रही है, ये प्राइमरी रूट्स के ऑब्लिकली सेकेंडरी रूट डेवलप होती है, और इन सेकेंडरी रूट से आगे चल के आपकी टर्शरी रूट बनती है, इन सेकेंडरी रूट से आगे चल के आपकी टर्शरी रूट बनती है ना जी। तो कैसा सीक्वेंस होता है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। लैटरल रूट जो होती है डेवलप एक्रोपिटली, लैटरल रूट जो होती है एक्रोपिटल डेवलपमेंट, यानी इसको एक्रोपिटल यानी इस तरह से डेवलप होती है, इस दिशा में डेवलप होती है लैटरल रूट्स, इस दिशा में। क्योंकि जो अपनी प्राइमरी रूट थी वो इस तरह से हो रही थी डेवलप, लेकिन जो लैटरल रूट रहेंगी वो इस दिशा में डेवलप होंगी। ये जो है बेसिपिटल रहेगा, ये एक्रोपिटल रहेगा, है ना जी। ये बेसिपिटल नीचे जाते हुआ बेसिपिटल रहेगा और ये इस तरफ आते हुआ एक्रोपिटल रहेगा। तो जो लैटरल रूट जो होती है आपकी एक्रोपिटली डेवलप होती है। ये मोस्टली जो होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, अपन ये जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकॉट प्लांट रहते हैं, है ना जी। जो टैप रूट सिस्टम रहता है वो आपके डाइकॉट प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, डाइकॉट प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। ये जो होते हैं
डीप फीडर रहते हैं। डीप फीडर, अभी शब्द का मतलब क्या है? डीप फीडर यानी ये पानी को फीड करने के लिए जमीन में बहुत गहरा जाते हैं। पानी को अपने ऑब्टेन करने के लिए, पानी को प्रदान करने हेतु बड़ा ही गहरा जाते हैं। पानी को लेने हेतु बहुत ज्यादा गहरा जाते हैं, इसलिए इन्हें डीप फीडर कहा जाता है। इसके क्या क्या पॉइंट्स है? दैट दे डेवलप फ्रॉम रेडिकल, द प्राइमरी रूट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। जो सेकेंडरी रूट जो होती है ऑब्लिक डेवलपमेंट करती है, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी इस सीक्वेंस में होती है। लैटरल रूट जो होती है एक्रोपिटली डेवलप होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायकॉट, जो रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है वो डायकॉट्स के, टैप रूट का कैरेक्टरिस्टिक डायकॉट का रहता है, और ये डीप फीडर रहती है यानी ये जमीन में गहराई में जाती है। ये कुछ इस तरह से काम करती है। आगे आते हैं फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स के बारे में देखते हैं। तो जो फाइब्रस रूट रहती है वो रेडिकल्स के आपके डेवलप होती है। कोई भी रूट जो होती है रेडिकल से डेवलप होगी, लेकिन इसका रेडिकल जो होता है बड़ा ही शॉर्ट लिव्ड होता है। फाइब्रस रूट का अंडरलाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ये कि फाइब्रस रूट्स के रेडिकल शॉर्ट लिव्ड रहते हैं। उसकी प्राइमरी रूट जो होती है बिल्कुल भी थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट नहीं करती। उसकी प्राइमरी रूट थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट नहीं करती। ये जो होते हैं क्लस्टर ऑफ इक्विसाइज रूट होते हैं। एक क्लस्टर ऑफ इक्विसाइज रूट होना यानी एक गुच्छा रहता है इक्विसाइज रूट्स का। ये क्या होता है? एक इक्विसाइज रूट्स का एक गुच्छा होता है, गुच्छा। यहाँ पे एब्सेंस रहती है प्राइमरी रूट्स की, प्राइमरी रूट्स की यहाँ पे एब्सेंस रहती है ना जी। ये जो होता है आपके मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक रहता है, आपके मोनोकॉट्स के कैरेक्टरिस्टिक रहता है। ये सरफेस फीडर रहते हैं। सरफेस फीडर यानी ये सरफेस पे ही रहेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। फाइब्रस रूट कभी भी ज्यादा गहराई में जाते नहीं है। ये जो होते हैं इक्वल साइज रूट्स रहते हैं, है ना जी। सब इस तरह से ग्रो करेंगे ऐसे, और यहाँ पे जो रेडिकल जो रहेगा वो डिसअपियर हो जाएगा, प्राइमरी रूट भी डिसअपियर हो जाएगी। बट भले डेवलपमेंट इसकी रेडिकल से ही होगी। क्लस्टर ऑफ इक्विसाइज रूट, रेडिकल इज वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड। अब अपन देखते हैं एडवेंटेशियस रूट्स के बारे में। एडवेंटेशियस रूट यहाँ बीच में लिखा है, ध्यान दीजिए, जूम कर देते हैं हम आपको। Adventitious roots can develop from other parts of plant than the radical. Example nodes. ये जो होते हैं रेडिकल को छोड़ के कोई दूसरे पार्ट से भी डेवलप हो सकते हैं। रेडिकल को छोड़ के कोई दूसरे पार्ट्स के भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे प्रॉप रूट हो गई, स्टिल्ट रूट हो गई। आपके पान के जो बेल रहती है, पान की जो वेल रहती है उसके ऊपर जो रूट रहती है वो किस तरह से रहती है मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। जूम आउट कर लेते हैं। पान जो रहता है जिसको आप खाते हैं या पूजा में वापरते हैं पान, वो वाले पान जो रहते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं कि उसकी ऐसी रूट रहती है, ये ऐसा पान रहता है, और इसके जो नोड्स में से रहते हैं उसमें से ऐसे ये ऐसे 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 छोटे छोटे, ये से छोटे, ये से छोटे छोटे निकलते जाते हैं, ये से छोटे छोटे रूट्स निकलते जाते हैं। तो ये अदर देन रेडिकल रूट निकल रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवेंटेशियस रूट कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एडवेंटेशियस रूट। चलिए अब अपन देखते हैं इसके रूट के अलग अलग ग्रोथ के रीजन। एक रूट के अंदर अलग अलग ग्रोथ के सेलुलर लेवल पे कैसे रीजन रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। तो रूट के सेलुलर लेवल के रीजन्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेम। रीजन ऑफ मेरिस्टेम, ये जो होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेम, ये एब्सेंस ऑफ वैक्यूल वाला रीजन रहता है। ये मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ कराता है। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ वैक्यूल रहती है क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन एक्टिव रहता है। यहाँ पे कम डिवाइडिंग सेल्स रहते हैं, यहाँ पे कंस्टेंटली डिवाइडिंग सेल रहते हैं। तो इसको कैसा रहता है, यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज का काम नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे वैक्यूल्स की एब्सेंस रहती है। एक बात याद रखिए, जहां जहां आपको वैक्यूल्स आएंगे वहां वहां आपको स्टोरेज का काम आएगा। जहां जहां वैक्यूल रहेगा वहां वहां स्टोरेज का काम रहेगा। यहाँ पे अगर डिवीजन बहुत ज्यादा है तो अपन ने सेल साइकिल सेल डिवीजन इस चैप्टर में देखा है कि यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्मिक रेशो है, डेंस न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो है, डेंस साइटोप्लाज्म है और हाई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो है। जिस जगह पे सेल डिवीजन बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली होता है, इसलिए उस जगह पे साइटोप्लाज्म का रेशो डेंसिटी हाई रहती है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो हाई रहता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशो हाई रहता है। दैट इज यहाँ पे वैक्यूल्स की एब्सेंस रहेगी तो यहाँ पे कोई खास स्टोरेज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट सेल डिवीजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा। डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो भी हाई रहेगा, है कि नहीं।
ये जो होते हैं स्मॉल सेल्स, बहुत ही छोटे सेल्स, बहुत ही छोटा पट्टा रहता है और ये कंस्टेंटली डिवाइडिंग सेल रहते हैं। छोटा एरिया है और कंस्टेंटली डिवाइडिंग सेल है। इसको मैं डायग्राम की मदद से अगर आपको मैं दिखाऊं, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है जिसपे मैं अभी पेंसिल रखी है, ये वाला रीजन जो रहता है ये आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रहता है। ये जो रीजन रहता है ये आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रहता है। अगले रीजन पे चलते, रीजन ऑफ एलोंगेशन। रीजन ऑफ एलोंगेशन पे चलते हैं। रीजन ऑफ एलोंगेशन क्या रहता है? रीजन ऑफ एलोंगेशन जो होता है कि रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू रहता है। रीजन ऑफ एलोंगेशन जो रहता है रीजन ऑफ परमानेंट टिश्यू रहता है, जहाँ पे परमानेंट टिश्यू रहती है। परमानेंट टिश्यूज क्या रहती है कि अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनका काम था सिर्फ डिवाइडिंग करना, लेकिन अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक सेट ऑफ आपका एक डिफरेंशिएट हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर क्या बना देती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट होकर आपका बना लेती है एक परमानेंट टिश्यू जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपको आपको ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बखूबी एक पूरा पैराग्राफ है जिसमें डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन आता है ना जी। तो ये जो होते हैं परमानेंट टिश्यू रहते हैं एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। यही जो होते हैं एक्चुअल ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने ली है वही आपके रीजन ऑफ एलोंगेशन के सेल रहते हैं जो एक्चुअली ग्रोथ करवाते हैं। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक में सिर्फ सेल डिवीजन कराते हैं, लेकिन एक्चुअल जो साइज में ग्रोथ कराने वाला जो आपका रीजन है, जो पट्टा है, वो होता है आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन। ये होते हैं परमानेंट टिश्यूज जो आपके रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के डिफरेंशिएशन द्वारा बने गए हैं। तो ये 2 पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए। ये जो होते हैं एलोंगेशन कॉज करते हैं। ग्रोथ करते हैं तो किस तरह से करते हैं? ये आपका एलोंगेशन करते हैं, ये आपका एलोंगेशन करते हैं, यानी रूट के साइज को बढ़ाते हैं, रूट की लंबाई को बढ़ाते हैं। ये आपका अगर रूट इतना सा है तो अब इसके जो आपका रीजन ऑफ एलोंगेशन जैसे जैसे सब काम करेगा वैसे वैसे इतना लंबा होता जाएगा, है ना जी, वैसे वैसे इतना लंबा होता जाएगा। कॉजेज द एलोंगेशन। एपिडर्मिस पर, इसके एपिडर्मिस पर रूट हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। एपिडर्मल लेयर पर रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। रूट ऑफ एलोंगेशन के ही एपिडर्मल लेयर पर रूट ऑफ हेयर प्रेजेंट रहते हैं। रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। अब इस रूट हेयर की प्रेजेंस के लिए उसको वापस से एक डी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जिससे वो एक और परमानेंट सेट ऑफ टिश्यूज बने, एक और सेट ऑफ परमानेंट टिश्यूज बने और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे। इसे कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन एक परमानेंट टिश्यू है जो एपिडर्मल लेयर पर जिस पर रूट हेयर रहते हैं। ये रूट हेयर किस लिए रहते हैं? ये रूट हेयर इसलिए रहते हैं क्योंकि भैया पानी के एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ाया जाए, पानी के अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ाया जाए, इसलिए ये रूट हेयर इसमें प्रेजेंट रहते हैं। पानी के अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया और ज्यादा बढ़ाया जाए इसलिए ये रूट हेयर इस पे प्रेजेंट रहते हैं, है ना जी। फिर आते हैं इस पे रूट कैप। रूट कैप जो होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। रूट कैप जो होता है एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर रहता है। थिम्बल मतलब आपका ये अंगूठा, ये अंगूठे के जैसा स्ट्रक्चर रहता है नीचे, ये अंगूठे के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, थिम्बल शेप रहता है। ये जो होता है अंगूठे के जैसा यानी थिम्बल शेप रहता है। इट प्रोटेक्ट्स द मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्रॉम गेटिंग डैमेज एंड ड्यू टू पेनिट्रेशन। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर यानी अंगूठे के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। ये रीजन ऑफ मेच्योरेशन को आपके डैमेज से बचाता है जब ये नीचे पेनिट्रेशन करता है। अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था कि भैया ये जो होता है टैप रूट्स में आपका ज्यादा करके ज्यादा अच्छे से रहता है। रूट कैप की ज्यादा जरूरत आपके टैप रूट्स में, फाइब्रस रूट में भी रहती है, लेकिन आपका कैसा रहता है जब पेनिट्रेशन ज्यादा हो, जमीन में पेनिट्रेशन ज्यादा है, जब कैसा है अपना रूट जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, रूट जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, तो उसको और ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। रूट को और ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है, रूट को बहुत ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है रीजन ऑफ पेनिट्रेशन, ये जो रीजन ऑफ पेनिट्रेशन है, इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, उसको बहुत सारे मिट्टी के कण, पार्टिकल, सॉइल, रॉक, कांटे, छोटे छोटे चुभने वाले उसके उस रीजन को, मेरिस्टेमेटिक रीजन को डैमेज कर सकते हैं। इस डैमेज से उसके बचाव के हेतु उसका एक अंगूठे जैसा थिम्बल जैसा रूट कैप का स्ट्रक्चर रहता है जो उसे डैमेज से बचाता है। यानी इट प्रोटेक्ट्स द मेरिस्टेमेटिक रीजन फ्रॉम व्हाइल गेटिंग डैमेज ड्यू टू पेनिट्रेशन। इट इज एब्सेंट इन एक्वेटिक। एक्वेटिक इसमें ये एब्सेंट रहता है, एक्वेटिक में ये एब्सेंट रहता है क्योंकि एक्वेटिक में पेनिट्रेशन के दौरान तो सिर्फ पानी लगता है, कोई पत्थर वत्थर थोड़ी ना लगता है ना जी। तो
और ये प्रेजेंट रहते हैं काय में, ये एब्सेंट रहते हैं आपके एक्वेटिक, एरियल और सेकेंडरी रूट्स में। एक्वेटिक, एरियल और सेकेंडरी रूट में ये एब्सेंट रहते हैं। एक्वेटिक, एरियल और सेकेंडरी रूट में एब्सेंट रहते हैं। एरियल रूट कैसे, जो न्यूमेटोफोर्स, अपन आगे देखेंगे, फोटो एक है उसके अपने पास। और सेकेंडरी रूट्स यानी जो प्राइमरी रूट से निकलती है रूट्स, उसमें एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि आगे तो उसकी एक टर्शियरी रूट निकलनी है ना जी। तो सेकेंडरी रूट में रहना तो आपका कुछ लॉजिक नहीं बनता। तो अपन ने रूट कैप के बारे में भी देख लिया। तो अपन ने एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसके रीजन कौन कौन से थे। मेरिस्टेमेटिक रीजन, एलोंगेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन और रूट कैप का रीजन। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक कौन सा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सबसे छोटे रहते हैं, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग स्मॉल सेल्स रहते हैं, जिसका डेंस साइटोप्लाज्म और हाई न्यूक्लिक साइटोप्लाज्म रेशियो रहता है, और एब्सेंस ऑफ वैक्यूल रहती है बिकॉज इसमें कोई फूड स्टोरेज नहीं होने वाली है। रीजन ऑफ एलोंगेशन जो है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन की डिफरेंशिएशन के बाद बना एक रीजन है, जहाँ पर आपका परमानेंट टिश्यू रहते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एक्चुअली ग्रोथ के लिए, ये एलोंगेशन कॉज करते हैं। यहाँ पे इसके जो एपिडर्मल रीजन रहता है, वो एपिडर्मल रीजन के ऊपर रूट हेयर रहते हैं। अब रूट हेयर वाला रीजन, दैट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन वो रीजन रहता है जिसमें परमानेंट टिश्यूज रहते हैं, जो आपके एलोंगेशन के रीजन के आपके डी डिफरेंशिएशन के बाद बने रहते हैं। ये जो होते हैं एपिडर्मल रहती है रूट हेयर्स की, एपिडर्मल लेयर रहती है रूट हेयर की। फिर उसके बाद आता है रूट कैप। रूट कैप जो होता है थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, यानी अंगूठे के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जो आपके रीजन ऑफ मैच्योरेशन को प्रोटेक्ट करता है जब वो पेनिट्रेट करता है। लेकिन ये एब्सेंट किसमें रहता है, सेकेंडरी रूट्स में, एरियल रूट्स में और आपके एक्वेटिक रूट्स में। तो अपन ने ये रूट का सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन रूट के एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं। चलिए फंक्शंस ऑफ रूट देखते हैं। रूट के क्या क्या फंक्शन रहते हैं। सबसे पहला तो मेन आपको जो फंक्शन है वो तो सपोर्ट का है। भैया मेरा प्लांट खड़ा है, जो प्लांट खड़ा है उसको मट्टी में किस के वजह से खड़ा है, तो वो आपके रूट के वजह से खड़ा है। उसको रूट ने एंकरेज प्रोवाइड करी, उसको पकड़ के रखा है मट्टी में, ठीक है ना जी। तो एंकरेज का फंक्शन रहता है सबसे पहला। उसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन का फंक्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। रूट का फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल का फंक्शन है रूट का। जो सॉइल में जो वाटर और मिनरल रहते हैं, उसको रूट अपने रूट हेयर्स और रूट के माध्यम से उसको अब्जॉर्ब करके प्लांट में फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड करता है ना जी। वो आपके जाइलम्स के माध्यम से करता है। आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट चैप्टर में ये करा दिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है, जैसे अपन ने अभी देखा। ये कुछ हार्मोन्स भी बनाता है। इन डेप्थ तो अभी तो नहीं है अपने को कि हार्मोन कौन से बनाता है, लेकिन ये हार्मोन भी बनाता है। तो ये पॉइंट तो जरा याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, हमको नहीं लगता कि ये हार्मोन बनाता है, लेकिन ये हार्मोन बनाता है। हमको क्या लगता है ये नहीं बनाता होगा, इसलिए अपन उसको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल देते, लेकिन वो बनाता है ना जी। चलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो रहेगा वो किसी इस तरह से रहेगा कि आपका फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन रहेगा टैप रूट का। टैप रूट जो है फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई की गई है, और उसके मॉडिफिकेशन के एग्जांपल्स है कैरेट और टर्निप। उसके मॉडिफिकेशन के एग्जांपल है कैरेट और टर्निप। मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको बताता हूँ, उसके इमेजेस के माध्यम से। ये देखिए, ये जो सबसे पहला एग्जांपल है ये है कैरेट का। कैरेट में आप देख सकते हैं कि भैया ये स्टोरेज रूट है। ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसका, ये जो ऊपर का हिस्सा, ये इसका प्लांट है, और ये इसकी माटी है। माटी के नीचे पूरा का पूरा रूट है, ये पूरा का पूरा रूट है। तो इसमें का ये जो हिस्सा है, इसमें का ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो जाइलम फ्लोएम है, लेकिन जो बाकी पूरा हिस्सा है वो सारा उसका स्टोरेज के लिए है। वो सारा वो फूड स्टोर कर रहा है, जो सारा का सारा है वो फूड स्टोर कर रहा है, इतना सारा हिस्सा। फिर उसके बाद अपन देखते हैं टर्निप। ये जो एग्जाम्पल ये है आपके टर्निप का, ये जो एग्जाम्पल है ये आपके टर्निप का एग्जाम्पल है। ये आपके टैप रूट के मॉडिफिकेशन है। ये एग्जांपल जो है ये आपके टर्निप का है, जिसके ये प्लांट है, और ये प्लांट की इसमें इस तरह से ये आपका एक प्राइमरी रूट के अंदर फूड स्टोर है, और ये इसके सेकेंडरी रूट से जो नीचे है ये, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह से टर्निप के अंदर टैप रूट मॉडिफिकेशन के द्वारा फूड स्टोर किया जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो होता है आपका, ये कुछ कोनिकल फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये जो है आपको ये कोनिकल फॉर्म में दिख रहा है ना, ये जो है ये कोनिकल फॉर्म पे दिख रहा है, तो इसको आप कहते हैं कोनिकल। लेकिन ये जो है आपको कुछ गोलाकार तरीके का दिख रहा है, ये जो है आपको कुछ गोलाकार तरीके का दिख रहा है, ये जो आपका टर्निप है। तो जो टर्निप गोलाकार आकार में दिख रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम नेपी फॉर्म।
नैपी फॉर्म कहते हैं इसको। ये जो ये तो कोनिकल है, आइसक्रीम के कोन के जैसा कैरेट, वो तो आपको कोनिकल रहेगा, लेकिन ये जो ऐसा तो गोलाकार है थोड़ा सा, इसको कहते हैं नैपी फॉर्म। क्या कहते हैं? नैपी फॉर्म। तो टर्निप का जो रूट होता है वो नैपीफॉर्म फॉर्म में रहता है ना जी। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है अपना फाइब्रस रूट के मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए। फाइब्रस रूट के मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए, तो फाइब्रेट रूट्स के मॉडिफिकेशन अगर मैं फूड स्टोरेज के लिए देखूं तो नहीं, फाइब्रस रूट सॉरी, एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन में अगर फूड स्टोरेज के लिए देखूं तो किस तरह से रहेंगे? हाँ, एडवेंटिशियस रूट के जो मॉडिफिकेशन रहते हैं वो आपके फूड स्टोरेज के लिए आपका एक रहता है आपका स्वीट पोटैटो और एक रहता है आपका एस्पेरिगस। स्वीट पोटैटो और एस्पेरिगस। स्वीट पोटैटो किस तरह से ट्यूब्स के फॉर्म में रहता है। स्वीट पोटैटो जो रहता है वो ट्यूब्स के फॉर्म में रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम की मदद से, एक सेकेंड। ये देखिए, ये जो है आपका ट्यूब्स बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरह से ये ट्यूब्स बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये किस तरह से एडवेंटिशियस रूट्स है ये, और ये ट्यूब्स बने हुए हैं। क्या बने हैं? ये ट्यूब बने हैं इसके, जिसमें ये स्टोरेज है, रूट्स की ट्यूब बने हैं जिसके अंदर फूड स्टोर है। जो छोटे छोटे हैं, स्लेंडर है, उसको पेंसिल रूट कहते हैं। ये कैसा है? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। उसके बाद ये आपका एडवेंटिशियस रूट होगा। तो इसमें आपका ये स्वीट पोटैटो, ये जो एग्जांपल है आपका रतालू यानी स्वीट पोटैटो, और ये जो है आपका एगेरिकस है, ये आपका एगेरिकस है। ये देख सकते हैं आप कि ये किस तरह से एक एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस रूट के फॉर्म में आप देख सकते हैं इसको, है ना जी। ये इसमें से ये ऐसे एक इक्वी साइज है सारे, और सारे के सारे एक गुच्छे की तरह है ना जी। सारे के सारे गुच्छे की तरह है। ये आपका एगेरिकस है ना, एगेरिकस बोलते हैं, एस्पेरिगस बोलते, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं, सॉरी। इसको अपन एस्पेरिगस बोलते हैं। ये आपका एस्पेरिगस है और ये आपका स्वीट पोटैटो है ना जी। ये जो स्वीट पोटैटो है ये आपका ट्यूबरस है, ट्यूबरस फॉर्म में है ना जी। ये आपके एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल हो गए फॉर फूड स्टोरेज। आगे बढ़ते हैं अपन, आपके इस रूट्स के बारे में देखते हैं। आपके सपोर्टिंग रूट्स जो होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग प्रॉप रूट कहते हैं। तो प्रॉप रूट के एग्जांपल किस तरह से रहेंगे? प्रॉप रूट के एग्जांपल आपका ये बैनियन ट्री रहेगा। प्रॉप रूट का एग्जांपल आपका कौन सा रहेगा? ये बैनियन ट्री। आपको दिख रहा है ना सबको? सपोर्ट के एग्जांपल में प्रॉप रूट आता है जो आपका बैनियन ट्री रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं बैनियन ट्री की शाखाओं में से ऐसे ऐसे निकले और ये जमीन में इस तरह से जकड़ चुके हैं। तो ये बड़े के बड़े बैनियन ट्री को 100 साल 200 साल तक सपोर्ट प्रदान कर सकता है। उसी तरह से जो गन्ना रहता है वो किस तरह से रहता है? और जो गन्ना रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है ना जी। इतना बड़ा गन्ना रहता है, वो 6 फीट 6.5 फीट तक का हो जाता है कभी कभी। तो उसको सपोर्ट देने के लिए, इतना बड़ा गन्ना रहता है, उसको सपोर्ट देने के लिए क्या होता है? उसको सपोर्ट देने के लिए इस तरह से मिट्टी में ऐसे ही इसके नोड्स पे, इस जो नोड्स रहती है यहाँ से रूट्स निकलती है। एक एडवेंटिशियस रूट का प्रकार रहता है जैसे रूट्स निकलती है, जिसको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। ये मेज में भी देखा जाता है, मक्के में भी देखा जाता है, और ये शुगर केन में देखा जाता है। ऐसी एक स्टिल्ट रूट निकलती है जो ऐसे जमीन में आपका अटैच हो जाता है। ऐसा ये जमीन में आपका अटैच हो जाता है, और ये जमीन में अटैच होकर आपके क्या करता है? जमीन में अटैच होके उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अगला आता है हमारे रेस्पिरेटरी रूट्स यानी हमारे मैंग्रोव्स में पाए जाने वाले यानी राइजोफोरा के बारे में देखते हैं। डायग्राम को नीचे ले लेता हूँ जी। तो ये कौन सी थी? अपनी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले रूट्स है। ये जो रूट्स है अपने सपोर्ट वाले रूट्स थे। ये आपका जो था, ये आपका बैनियन ट्री था, और ये आपका शुगर केन है ना जी। आगे चलते हैं। ये आपके देख सकते हैं, ये राइजोपोरा के पास नोमैटोफोर्स रहते हैं। राइजोपोरा के पास
न्यूमेटोफोर्स रहते हैं, जो एक रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन रहता है उसके रूट्स का रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन रहता है। ऐसे ये रूट्स में के प्रोजेक्शन बाहर आते हैं, इस तरह से ये रूट में से प्रोजेक्शन ऐसे बाहर आते हैं जो इस ट्री को इसके रेस्पिरेशन की रूट्स के रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, क्योंकि रूट्स जो होते हैं अंडर वाटर रहते हैं और उस वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण रेस्पिरेशन की कमी होती है, इसलिए ये जो रूट्स रहते हैं ये ऊपर आके रेस्पिरेशन करते है। ये एक एग्जांपल है आपके राइजोपोरा का, जो आपका एक रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन है रूट्स का, है ना जी। तो इस तरह से अपन ने सारे एग्जांपल्स देख लिए हैं, है ना जी। अपन ने क्या सारे एग्जांपल देख लिए हैं, मैं आपको फिर से एग्जांपल एक बार बता देता हूँ, है ना। तो आपका फूड स्टोरेज के लिए एग्जांपल रहेगा कैरेट और टर्निप। कैरेट जो रहता है आपका कोनिकल रहता है, टर्निप जो रहता है आपका नेपी फॉर्म रहता है। फिर उसके बाद एडवेंटेजेस की बात करूँ, एडवेंटेजेस रूट में सबसे पहले फूड स्टोरेज के लिए स्वीट पोटैटो जो ट्यूबरस रहता है और एस्पैरेगस रहता है। फिर सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट्स रहते हैं जो बेनियन ट्री के रहते हैं, स्टील रूट, शुगर केन और मेज रहते हैं। रेस्पिरेटरी राइजोपोरा जिसके पास न्यूमेटोफोर रहते हैं, आउटवर्ड प्रोजेक्शन जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। ठीक है ना जी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने हमारा रूट्स वाला सेक्शन खत्म कर लिया है। कल हम लोग फिर अगले लेक्चर में हम लोग स्टेम वाला सेक्शन खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके नोट्स बनाइए, इसके लेक्चर के नोट्स बनाइए, डाउट्स पूछिए कमेंट सेक्शन में, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए और और इस लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करिए ही करिए। धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में जुड़ने हेतु।